इंडिया इज बीइंग अटैक्ड। ये अटैक किसी मिसाइल, बॉम्ब या किसी परमाणु हमले से नहीं हो रहा है, ये हो रहा है इंटरनेट की डार्क दुनिया से। बात की जा रही है साइबर अटैक्स की। हमारी बड़ी बड़ी बैंक्स, हॉस्पिटल्स, इसरो, यहाँ तक कि न्यूक्लियर पावर प्लांट, इन पे साइबर अटैक्स का कई बार हमला हो चुका है। लेकिन क्या कभी आपने इन चीजों के बारे में सुना है? किसी न्यूज में, किसी आर्टिकल में? नहीं, क्योंकि कभी कोई इन चीजों के बारे में बात करता ही नहीं है। यूजुअली जब हम साइबर अटैक्स के बारे में सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही विचार आता है कि किसी पर्सन की पर्सनल डिटेल्स लीक हो गई, जैसे कि ईमेल आईडी, नंबर एक्सेट्रा। लेकिन रियलिटी में साइबर सिक्योरिटी जो थ्रेट है वो इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। आज के वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि भारत के ऊपर किस तरह से साइबर अटैक्स होते हैं, किस तरह से हमारी जरूरी इंफॉर्मेशन को लीक किया जाता है और क्या क्या हम कॉन्सिक्वेंसेस ले सकते हैं इन जैसे अटैक से बचने के लिए। अब स्कैम्स के बारे में तो आप सुनते ही आ रहे हैं, कभी किसी चीज में स्कैम हो जाता है, कभी किसी चीज में स्कैम हो जाता है। और जहाँ पे बात कर रहे हैं आज की दुनिया में, जहाँ पे एआई इतना एडवांस हो चुका है, तो आज के दिन में ऐसे स्कैम्स होना तो बहुत ही नॉर्मल बात हो गई है। अभी कुछ ही दिनों पहले की एक न्यूज आई थी कि कई लड़कियों की नेक्ड फोटोज एंड वीडियोस वायरल हो रही थी, जिनमें कई यूट्यूबर्स, कई इन्फ्लुएंसर्स तक ने ये बोला, ये सजेस्ट किया कि गर्ल्स अपने प्रोफाइल पिक्स को प्राइवेट कर लें, जिसकी वजह से ऐसी थ्रेट्स आपके साथ ना हो पाए। एआई के थ्रू जनरेट की गई ये नेक्ड पिक्चर्स इतनी ज्यादा रियल लगती है कि क्या फेक है क्या रियल है ये डिसाइड कर पाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है और काफी सारे लोग इस चीज का शिकार भी हो चुके हैं। ये एक एग्जाम्पल है इन साइबर थ्रेट्स का। पर आज हम जिन साइबर अटैक्स की बात कर रहे हैं वो इनसे कहीं ज्यादा अलग और डिफरेंट है। हालांकि ये सब चीजें भी आती तो साइबर अटैक के अंदर ही है और इनके बारे में हमें नॉलेज होना और इनसे कैसे बचा जा सकता है इस बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के दिन में लोग इंटरनेट को एक वेपन की तरह यूज करने लग गए हैं। जहाँ पे भारत आज एक इकोनॉमिक पावर हाउस बन रहा है, एक इमर्जिंग इकोनॉमी बन के उभर रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कई लोग अपनी जनरेशन में पहली बार कंप्यूटर्स, ऑनलाइन पेमेंट और बाकी चीजों के बारे में जान रहे हैं और सीख रहे हैं। ये तो आप भी जानते हैं कि हमारी ज्यादातर जो चीजें हैं आजकल डिजिटल हो चुकी हैं। चाहे आप पेमेंट प्रोसेस ले लो, चाहे आप अर्निंग ले लो, चाहे आप स्टडीज ले लो, चाहे आप शॉपिंग ले लो, आज के दिन में हर चीज ऑनलाइन हो चुकी है। हॉस्पिटल्स, रेलवे, एयरक्राफ्ट, इन सभी के अंदर हम टेक्नोलॉजी का ही यूज करते हैं। ज्यादातर जो ट्रांजेक्शंस भी हम करते हैं वो भी हम इंटरनेट के थ्रू ही करते हैं। अब इन चीजों से ये तो पता चल रहा है कि भारत आगे बढ़ रहा है, भारत बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है। जब हम साइबर क्राइम्स की बात कर रहे हैं तो भारत के अंदर 2022 सबसे खतरनाक साल रहा है। हैकर्स और साइबर टेररिस्ट ने काफी बार इंडिया की एसेंशियल इंफॉर्मेशन को चुराने की कोशिश की है, काफी बार इंडिया के एसेंशियल एरियाज पे अटैक किया है। एम्स हॉस्पिटल के 4 सर्वर्स पे नवंबर 2022 के अंदर चाइनीज हैकर्स ने अटैक किया था। ये एक सेंसिटिव टॉपिक था जहां पे चाइनीज हैकर्स ने इंडियंस के हेल्थ डेटा को बेचने की धमकी दी थी। कोविड जैसी चीजों का इस्तेमाल एज ए बायोलॉजिकल वेपन भी किया जा सकता है, ऐसा कई सारे एक्सपर्ट्स का कहना है। वहीं पे हेल्थ सेक्टर पे होने वाले अटैक्स पिछले साल से 38% बढ़े हैं। पिछले साल ही भारत के 450 बिलियन सेंसिटिव रिकॉर्ड्स लीक हो चुके हैं। इसरो दुनिया की सबसे ज्यादा एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है, लेकिन उसके बावजूद भी 2019 के अंदर इस पे साइबर अटैक हो चुके हैं और वो भी उसी महीने में जब चंद्रयान 2 लॉन्च हो रहा था। इसरो के कंप्यूटर सिस्टम में मैलवेयर के जरिए फॉरेन प्लेयर्स ने एंट्री पाई, जिससे इसरो के कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स और पासवर्ड्स उनके पास चले गए। और आप इस अटैक के होने के तरीके को देख के तो बिल्कुल ही चौंक जाओगे। इसरो के एम्प्लॉयज के पास में एक ईमेल आया और उस ईमेल के थ्रू मैलवेयर उनके ऑफिशियल कंप्यूटर के अंदर अपने आप ही इंस्टॉल हो गया। सोचिए, इसरो के एम्प्लॉयज क्या एक्सपर्ट्स नहीं होते? हालांकि इसरो के जो एम्प्लॉयज हैं वो दुनिया के सबसे ज्यादा टॉप इंजीनियर्स में से आते हैं। जब उन जैसे लोगों को भी हैकर्स ने नहीं छोड़ा तो जो लोग इस फील्ड के अंदर अभी आए हैं या बिल्कुल ही न्यू हैं, उनके साथ में क्या कुछ नहीं हो सकता। ये तो हो गई स्पेस की बात। अब आते हैं इससे भी ज्यादा खतरनाक विषय के ऊपर, वो है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के ऊपर। अब आप ये तो जानते हैं कि न्यूक्लियर पावर्स के अंदर होने वाले लीक्स कितने ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं। एक छोटी सी मिस्टेक पूरी जगह को बर्बाद कर सकती है। ये आप भी जानते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के साथ में बहुत ज्यादा सेफ्टी की जरूरत होती है। भारत के अंदर ऑफिशियली 12 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, जो कि टोटल 6.8 गीगावाट पावर्स बनाते हैं। कुंदनकुलम पावर प्लांट तमिलनाडु के अंदर लोकेटेड है। 2020 के अंदर यहाँ पे एक साइबर अटैक हुआ और इसको पूरी तरह से हटाने में टोटल 6 महीने लग गए। अब इससे आप इस बात का तो अंदाजा लगा ही सकते हैं कि ये कितना ज्यादा डेंजरस हो सकता है। अब
अब थोड़ा इस बात पे भी गौर डाल लेते हैं कि आखिर ये साइबर अटैक्स होते किस प्रकार हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे हैकर्स के तरीके भी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम मोटे मोटे तौर पे इन चीजों को देखें तो हम 5 चीजों के अंदर इनको डिवाइड करते हैं, जिसमें से सबसे पहले पे आता है हैकिंग, दूसरे पे आता है मालवेयर, तीसरे पे आता है सोशल इंजीनियरिंग, फोर्थ पे आता है फाइसिंग और लास्ट एंड फाइनल फिफ्थ पे आता है DDoS। हैकिंग के अंदर किसी कंप्यूटर या किसी डेटा पे अनऑथराइज्ड वे से हैकर्स उस पे अपना कंट्रोल पाते हैं, जिससे कि उस कंप्यूटर के अंदर रखे गए वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन और डेटा लीक होने के चांसेस होते हैं। अब आते हैं मेलवेयर अटैक्स के ऊपर। ये एक ऐसा तरीका होता है, अगर एक बार आपके सिस्टम के अंदर ये कैसे न कैसे करके इंस्टॉल हो गया तो उसका पूरा का पूरा डेटा अनऑथराइज्ड वे से उसके पास में चला जाता है। इनमें से सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं रैंसमवेयर, यानी कि डिजिटल किडनैपिंग। जैसे कि किडनैपर्स किडनैपिंग के बाद में फिरौती या पैसे मांगते हैं, उसी तरह से ये आपके ऑफिशियल या प्राइवेट डेटा को अपने पास में रख के और उसे लीक करने की धमकी देते हैं। ये चीज अमेरिका में काफी ज्यादा फेमस है, बट इंडिया में भी इसके कई केसेस देखने को मिले हैं। इस चीज के अंदर इमोशनल ब्लैकमेलिंग या फिर साइकोलॉजिकल ब्लैकमेलिंग भी शामिल होती है, जो आजकल के जमाने में सोशल मीडिया साइट्स पे काफी ज्यादा कॉमन हो चुकी है। सोशल इंजीनियरिंग के अंदर एक और टेक्निक इन्वॉल्व हो जाती है जिसे कहते हैं बेटिंग। जैसे कि शिकारी अपने शिकार को पकड़ने के लिए पिंजरे के अंदर चारा रखता है, उसी प्रकार से ये चीज भी काम करती है। ये यूजुअली पेन ड्राइव्स और हार्ड ड्राइव्स के थ्रू किया जाता है, जहाँ पे कुछ यूजर्स इंटेंशनली अपनी हार्ड ड्राइव या पेन ड्राइव छोड़ देते हैं, जिनको कोई पर्सन अगर लेके अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में लगाता है तो वो पूरी तरह से हैक्ड हो जाता है। अगर आपको भी ऐसी कोई भी पेन ड्राइव मिलती है तो प्लीज उसे आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप से कनेक्ट बिल्कुल भी मत कीजिए, हो सकता है ये आपके लिए एक स्कैम हो। अगला अटैक है फिशिंग। अभी कुछ ही दिनों पहले गूगल ने ये अनाउंस किया कि कई यूट्यूबर्स के पास में यूट्यूब के ऑफिशियल अकाउंट से एक ईमेल आया, जिसके अंदर बोला गया था कि यूट्यूब की जो अथॉरिटीज हैं वो चेंज हो चुकी हैं और उन्हें एक लिंक प्रोवाइड की गई और बोला गया कि आप इसको डाउनलोड कीजिए और आपको इसके बारे में सब कुछ नॉलेज हो जाएगी, आपको इसका पूरा डेटा एक्सेस हो जाएगा और वो जो फॉर्म उसके अंदर होगा वो आप भर के हमें वापस भेज दीजिए, और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो उनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा। अब ये चीज किसी रैंडम ईमेल से नहीं बल्कि यूट्यूब की ईमेल आईडी से आया हुआ मैसेज था। आजकल की दुनिया में फिशिंग स्कैम्स इतने ज्यादा वियर्ड हो चुके हैं कि आप इनमें डिफरेंशिएट भी नहीं कर पाओगे कि क्या रियल है और क्या फेक। अब हम हमारे लास्ट मेथड के ऊपर डिस्कस करते हैं, वो है DDoS। पिछले कुछ सालों में भारत की एयरलाइंस के ऊपर DDoS अटैक्स हुए। एक हैकर्स का ऐसा ग्रुप था जिन्होंने ये साइबर अटैक्स किए थे। दिल्ली, हैदराबाद, गोवा, कोची, इन इंपोर्टेंट एयरलाइंस पे ये अटैक्स हुए हैं। इन टाइप्स के अटैक्स के अंदर सर्वर को ओवरलोड कर दिया जाता है, जिसके कारण जो सर्विसेज इंपॉर्टेंट होती हैं वो कैरी आउट नहीं हो पाती हैं। ऐसे कई सारे अटैक्स हमारे मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट पे भी होते हैं। जून 2021 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पे ये अटैक्स चाइना ने किए थे। फरवरी 2020 के अंदर HDFC बैंक, ICC बैंक, एक्सिस बैंक जैसे बैंक्स के अंदर भी ये अटैक्स हो चुके हैं और उनकी जो सर्विसेज थी वो डाउन चली गई। सितंबर 2020 के अंदर NPCI, जो भारत के अंदर UPI जैसे पेमेंट्स को हैंडल करते हैं, उन पर भी अटैक्स हुए। साइबर अटैक्स की वजह से पूरी दुनिया के अंदर $10.5 ट्रिलियन से भी ज्यादा का नुकसान हो चुका है। कि कितना खतरनाक हो सकता है इसका तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि अगर इससे कंट्रीज का नुकसान होता है तो किसी न किसी का तो फायदा भी होता होगा। जहाँ पे किसी का लॉस हो रहा होता है वहाँ पे प्रॉफिट भी होता है किसी न किसी का तो, और ये चीज तो पैरेलल में चलती है, ये बात हर कोई जानता है। Chalensis एक रिसर्च कंपनी है। उन्होंने हैक किए हुए मनी को ट्रैक किया और उन्होंने पाया कि ये सारा का सारा पैसा रसिया के पास जाता है। भले ही आज के दिन में सबसे ज्यादा डेंजरस देश नॉर्थ कोरिया को माना जाता है, जिनके पास में बहुत सारे न्यूक्लियर हथियार भी मौजूद हैं। इस देश के ऊपर इतने ज्यादा सेक्शंस हैं कि अपने इकोनॉमी को सुधारने के लिए ये ट्रेड जैसी चीजें तो कर ही नहीं सकते हैं। एज ए रिजल्ट वो क्राइम का सहारा लेते हैं। अमेरिका की एक रिसर्च से ये सामने आया कि नॉर्थ कोरिया के अंदर इन मिसाइल्स पे लगाए हुए पैसे में से 1/3 पैसा इन साइबर अटैक्स के थ्रू ही आता है। अभी पिछले कुछ टाइम में एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का भी हाथ था। साइबर क्राइम की वजह से देशों को 3 तरह से नुकसान होता है, जिसमें सबसे पहले पे आता है कि इंपोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डाउन चला जाता है। बिजनेसेस को, बैंक्स को और इंडिविजुअल फाइनेंसेस को पूरी तरह से नुकसान होता है। और थर्ड पे आता है कि टेरर और वॉर फंडिंग जो है वो बहुत ज्यादा हद तक बढ़ जाता है। अब
आप में से कई सारे लोग ये सोच रहे होंगे तो अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं। आप ये जान के शॉक हो जाएंगे कि 31% जो इंडियंस हैं वो साइबर अटैक्स के शिकार हो जाते हैं, जो कि हमारी टोटल पॉपुलेशन में से 50 करोड़ पीपल्स हैं। अब प्रॉब्लम्स के बारे में तो बहुत बातें कर ली, चलो थोड़ा सॉल्यूशंस पे भी नजर डाल लेते हैं। हम लॉस को अपडेट कर सकते हैं। भारत को अपने लिए एक डेडिकेटेड साइबर सिक्योरिटी अनाउंस कर देनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज के अंदर ऐसी मिनिस्ट्री ऑलरेडी मौजूद है, जिसकी वजह से उनके जो थ्रेट्स हैं वो बहुत हद तक कम हो चुके हैं। 2020 के अंदर ही पीएम मोदी ने अनाउंस किया था कि एक नई साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी लाई जाएगी, लेकिन 3 साल होने को आई है, बट अब तक कोई भी ऐसा बिल सामने देखने को नहीं मिला है। नेशनल साइबर सिक्योरिटी 2013 के अंदर बनी थी। आज के दिन में उसे अपडेट करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जहाँ पे एआई जैसी टेक्नोलॉजीज इतनी ज्यादा इम्प्लीमेंट हो रही है, इतनी ज्यादा तेजी से बढ़ रही हैं, वहीं पे इन लॉस को अगर अपडेट नहीं किया गया तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं एक दुख की बात है। हम डेटा लोकलाइजेशन भी कर सकते हैं। अभी कुछ साल पहले जब भारत को टिकटॉक के बारे में पता चला कि कैसे चाइना हमारे डेटा को लेके और हम पे अटैक्स करने की सोच रहा है, तो भारत ने चाइना के कई सारे ऐप्स को बैन कर दिया, जिसके अंदर टिकटॉक भी शामिल था। बट ये एक परमानेंट सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है। हालांकि इससे कई हद तक राहत तो मिल जाती है। अगर पूरा सॉल्यूशन चाहते हैं तो पूरे सॉल्यूशन के लिए डेटा लोकलाइजेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज भारत के अंदर 80 करोड़ से भी ज्यादा लोग इंटरनेट को यूज करते हैं। हाँ, ये एक प्राउड की बात है, बट साथ ही में हमें इन चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम इन स्कैम्स के अंदर नहीं फंसे। हमें थर्ड पार्टी ऐप को अवॉइड करना चाहिए। हमें ऐसे ऐप्स नहीं डाउनलोड करने चाहिए जो एथराइज्ड नहीं है। हमारे पास आए हुए मैसेजेस और लिंक्स को हमें चेक करना चाहिए। अगर वो वर्थ इट है तो ही उन लिंक्स के ऊपर क्लिक या फिर उनको डाउनलोड करना चाहिए। अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत नजर आती है तो आप उसे पुलिस में या फिर साइबर अटैक साइट्स पे जाके उसकी कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी थ्रेट है और बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पे शायद कोई ध्यान नहीं देता है, बट हमें देना चाहिए। तो अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो और चाहते हो और भी लोग इस चीज के बारे में जाने, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस चीज के ऊपर आप अपना ओपिनियन भी बताइए, या फिर अगर आपके पास में इसके अलावा अगर कोई और सॉल्यूशन मौजूद है जो कि शायद हमें नहीं पता है, या आप बताना चाहते हैं, ऐसी कुछ चीजें हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।